A very good morning, friends. Here I'll tell you the methods through which you can easily qualify prelims examination, any prelims, be it BPSC, UPSC, or UPPSC, because the approach should be the right one. और उसी मेथड पे हमें आगे बढ़ना है. अगर हमारा ट्रैक सही नहीं है देन आपको परेशानी होगी. और ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स है और इसको मैंने और कई लोगों ने अप्लाई किया है एंड डेफिनेटली यू विल फाइंड. बस आपको इम्प्लीमेंट करना होगा इस चीज़ को एंड डेफिनेटली यू कैन क्वालिफाई प्रीलिम्स. बस आपको विश्वास करना होगा. आप अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप अपने आसपास के लोगों से पूछें कि क्या ये मेथड सही है, मैंने ऐसा मेथड सुना है कहीं से, क्या ये मेथड सही है. और उसके बाद अगर आपको ठीक ठाक लोग हैं और वो सजेशंस देते हैं तो आप प्लीज़ कैरी ऑन करें. देखिए, कोई भी प्रीलिम्स, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे मेल मिलता रहता है कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है बार बार. देखो, सबसे पहला आप काम करो ना कि एक रिसोर्स, एक सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले आप डिसाइड कर लो कि एक सब्जेक्ट है उसका एक, जैसे कि एक सब्जेक्ट, या अगर उसको भी छोटे टुकड़ों में हम बांटें तो एक टॉपिक के लिए एक रिसोर्स. देखो, अगर आप सोचोगे कि मैं कुछ ऐसा बता दूं जिससे कि बिल्कुल अलग सा हो तो वो पीएचडी फिर करना पड़ेगा उसके लिए फिर यहाँ पे ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड ही काम करते हैं. आपका थोड़ा बहुत इनोवेशन होगा, बाकी सब लोग यही फॉलो कर रहे हैं और इसी से क्लियर हो रहा है लोगों का. ठीक है, तो आप पहला चीज वो डिसाइड कर लो और उस चीज को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो. दूसरी बात वो हो गया हमारा, ये हो गया हमारा स्टैटिक पोर्शन का, राइट. स्टैटिक पोर्शन के अलावा जो हमारा करंट वाला पोर्शन है, देखो करंट वाला पोर्शन अगर आइडियली हमें डेली कर लेना चाहिए. डेली नहीं हो पाता है तो हमें मंथली कर लेना चाहिए. और करंट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें कैटेगराइजेशन आना चाहिए. जैसे आपके पास करंट बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है तो आप पीवाईक्यू देखिए, उसमें से आप आइडेंटिफाई करो कि ऐसे कौन से एरियाज हैं जहां से कंसिस्टेंटली क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं. जैसे अगर यूपीएससी की बात करें तो प्लेसेस इन न्यूज बहुत पूछे जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस है, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज या इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे न्यूज हैं. बीपीएससी की बात करें तो उसमें इंटरनेशनल रिलेशन पे बहुत फोकस है, बिहार स्पेशल पे फोकस होता है. तो इस तरह के टॉपिक्स को आप कैटेगराइज करो और लिस्ट बनाओ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, मीडियम इंपॉर्टेंस लेवल एंड लीस्ट इंपॉर्टेंट, एंड देन यू कैरी ऑन. तीसरा चीज है कि पीवाईक्यू का एनालिसिस आपको आना चाहिए. देखो, पीवाईक्यू का एनालिसिस करने के बाद इसको कैसे पढ़ना है, यू विल बी इजीली एबल टू नो दिस. सी, what I have seen that majority of the question, or at least 50% of the questions are of easy nature. तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि 50% इजी नेचर के कौन से हैं जिसे आप नॉर्मली वी आर कॉलिंग इट लो हैंगिंग फ्रूट्स. नाउ मीडियम नेचर के क्वेश्चंस आर अराउंड 35% एंड टफ नेचर अराउंड 15%. बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कमिट a blunder that they are allocating most of the time their time to this tough nature of questions. हम अधिकतर अपना समय 50% तक समय हम सिर्फ उन 15% को टारगेट करते हैं एंड जो ये 85% है जिससे इजीली प्रीलिम्स क्लियर हो सकता है, हम इस पे प्रोपोर्शनेट टाइम नहीं दे पाते. हमें लगता है कि ये तो हो ही जाएगा. वो कहते हैं ना, टेकन फॉर ग्रांटेड. लाइफ में कभी भी कोई इंडिविजुअल हो, कोई टॉपिक हो, कोई वस्तु हो, कोई भी चीज आप ग्रांटेड नहीं लेंगे, वरना उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, राइट. तो इजी, मीडियम और टफ नेचर के क्वेश्चंस को आप पैटर्न को एनालाइज कीजिए, कितना डेप्थ है, कितना एक्सपेंस है. ये जब पता लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमें फोकस यहां रखना है. अब आप जो 85% भी अगर टाइम नहीं देना चाहते हो तो एटलीस्ट 80% ऑफ द टाइम यू शुड एलोकेट टू दिस एरिया, दीज टू एरियाज, इजी एंड मीडियम नेचर ऑफ क्वेश्चंस. जैसे अब आपको लगेगा कि ये कौन से हैं. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने अभी कहा ना कि आईआर का है क्वेश्चन, तो एक पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन को, स्पीसीज को करने के लिए आप बहुत सारी स्पीसीज को पढ़ेंगे. बेहतर ये होगा कुछ प्रोमिनेंट स्पीसीज को हम पढ़ेंगे. हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, कुछ प्रोमिनेंट स्पीसीज को पढ़ेंगे और उससे हुआ तो हुआ, वरना हम आगे अपने जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है, इतिहास का मान लीजिए क्रोनोलॉजी है, हम उसको करेंगे. रादर देन इतिहास का क्रोनोलॉजी और पर्सनालिटी छूट जाए और हम अपना फोकस सिर्फ स्पीसीज पे लगाए हुए हैं. टाइम तो सबके पास बराबर है ना, तो फिर आप कैसे करोगे एग्जामिनेशंस में. तो ये काम होगा. नाउ टेस्ट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है. जब ये पीवाईक्यू हो जाए इसके बाद आप टेस्ट पेपर पे आइए. टेस्ट पेपर में आप जब टेस्ट को सॉल्व करते हैं, दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं. एक
कि बिना पढ़े आप सॉल्व करते हैं और एक पढ़कर सॉल्व करते हैं। दोनों ही तरीका आप अपना सकते हैं एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। जैसे जब आप पढ़कर करते हैं या बिना पढ़े करते हैं तो उससे आपको ये पता चलेगा, जैसे मान लो आप बिना पढ़े किए, विदाउट गोइंग थ्रू दैट चैप्टर बिफोर यू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर, उस समय आपके साथ क्या होगा कि आपको पैटर्न पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आप गलत कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि आपने बिना पढ़े किया, तो क्या आपको रिवीजन की कमी महसूस हुई? अगर ये कमी महसूस हुई तो आप रिवाइज करो। रिवीजन के बाद भी अगर कुछ चीजें गलत होती है, जैसे आपने कोई चैप्टर किया प्रियम्बल, बहुत छोटा चैप्टर है, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ रिवीजन के बाद भी, तो आप देखो कि क्या आपने कोई सिली मिस्टेक किया। और मैं जानता हूं, मैं बार बार कहता हूं कि मेजॉरिटी ऑफ द सिंसियर स्टूडेंट्स, if they are not qualifying prelims, it's not because of their lack of knowledge, but it's simply because of the silly mistakes that they are committing during the course of their examination process या during the exam hall। तो इस चीज को आपको अवॉइड करना है, और जो सिली मिस्टेक को अवॉइड कर लेता है डेफिनेटली दे आर एबल टू क्वालिफाई प्रीलिम्स। दूसरी चीज, इनकरेक्ट क्वेश्चंस को आपको आइडेंटिफाई करना है और उनको अपनी नोटबुक में लिखनी है और उनको 3 बार रिवाइज करना है। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन सही हो गया है, करेक्टली मार्क्ड है, स्टिल यू नीड टू टेक अ पॉज। और करना क्या है, आपको देखना है कि क्या वो मियरली आपका गेस था। जैसे मैं पूछूं कि मान लो कुछ भी, अगर मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं कि प्रियम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन देते हैं कि कौन से 3 शब्द को 42nd अमेंडमेंट के तहत जोड़े गए, तो मान लो इसमें ऑप्शन में मैंने दिया सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, इंटीग्रिटी। ठीक है, ये 3 शब्द, और 1 2 3 ऐसे करके दे दिया कि क्या ये तीनों है। तो ऐसे क्वेश्चंस में ऑफ कोर्स तीनों है, तो ऐसे क्वेश्चन मान लो किसी ऑप्शन में 1 2 दे दिया, किसी में 1 ओनली दे दिया, किसी में 1 and 3 दे दिया, और तीसरे में चौथे में 1 2 3 दे दिया। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको नहीं याद आ रहा था, आपने ऐसे ही 1 2 3 मार दिया, ऐसे ही मतलब टिक कर दिया, तो वैसी सिचुएशंस में आपके साथ ये होगा कि आपको रिवाइज करने की जरूरत है। वो गेस वर्क था, और इसको आप चाहें तो अपनी नोटबुक खोलकर फिर से रिवाइज करें। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे कंफर्म पता था कि सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड इंटीग्रिटी को 42nd अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया, तो फिर आपको फिर नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है इस पॉइंट को। नाउ 2 कोचिंग का टेस्ट आप लगा सकते हैं, और मैं हमेशा कहता हूं कि आप FLT पे जाइए, फुल लेंथ टेस्ट पे जाइए, राइट, वो ज़्यादा अच्छा होता है। आपको जो सेक्शनल टेस्ट होता है ना, सिर्फ वही देना चाहिए जिस विषय में आपका थोड़ा सबसे कमजोर आप महसूस करें उसमें। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मुझे लगता है सर्कल का। देखो, हम सभी अपने प्रिपरेशन में सर्कल में घूम रहे होते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ 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 यहाँ, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। आप जितना जल्दी इस सर्कल को कंप्लीट करते हो, रिवीजन की प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, उतना ही हाई चांस है कि आपका सिलेक्शन होगा। जैसे सपोज करो कि ये इतिहास है, और इतिहास को पढ़ने में ही आपने समय लगा दिया 1 महीने या 15 दिन, तो फिर पॉलिटी पे आते हो तो फिर इसको 15 दिन, तो इस तरह करते करते तो फिर से इतिहास पे आने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप अपने, इसीलिए कहा जाता है कि आप नोट्स बनाओ, साइनॉप्सिस बनाओ, वो प्रोसेस को ईजी कर देता है। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि हाउ फास्ट यू कंप्लीट, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपका रिवीजन जल्दी से जल्दी हो सकेगा और आप बार बार चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे। नाउ टॉपिक्स एंड स्टोरी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एंटायर वीडियो। कि सपोज इफ आई गिव यू एनी टॉपिक लाइक फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज और DPSP, कुछ भी मैंने दिया, सिर्फ मैं ये टॉपिक आपको बताऊंगा, एक एक टॉपिक, और आपके मन में पूरी स्टोरी घूम जानी चाहिए। ये होगा प्रिपरेशन का लेवल, तब जाकर समझा जाएगा कि आप प्रिपेयर्ड हैं। जैसे कि आर्टिकल 12 से 35, ये आपके पूरे एक एक आर्टिकल होना चाहिए कि 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया है, 13 में पार्लियामेंट कोई ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा जिसके तहत फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा, 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ है, 15 में कुछ आधार पे जो है रिस्ट्रिक्शंस स्टेट को या प्राइवेट इंडिविजुअल्स को ये नहीं लगाएंगे, या वुमेन को, चिल्ड्रन को स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, अफर्मेटिव एक्शन का प्रोविजन किया गया। इस तरह से तुरंत आपके दिमाग में टॉपिक्स आ जाने चाहिए एकदम खटाखट, ठीक है। तो वो होगा आपका कि हाँ, अब आपको रिवीजन, तब आप ना किताब से जो पैसिव लर्निंग होता है वो आप छोड़ भी सकते हो, और आप एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से कनेक्ट करने की क्षमता को बिल्ड कीजिए।
जैसे कि अगर फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को आप कनेक्ट कीजिए कि हाउ दे आर डिफरेंट। जैसे फंडामेंटल राइट्स में क्या है कि सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, वहीं पे डीपीएसपी हम देखते हैं कि सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स में हम देखते हैं कि अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो हम कोर्ट जा सकते हैं, बट डीपीएसपी के लिए वो नॉन जस्टिसिएबल है, हम नहीं जा सकते हैं। डीपीएसपी बेसिकली जो है वो एक ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा है कि एक सोशल रेवोल्यूशन लाने के लिए है। फंडामेंटल राइट्स स्टेट के भी अगेंस्ट है, इंडिविजुअल के भी अगेंस्ट है। यह बेसिकली निगेटिव कॉनोटेशन देता है या पॉजिटिव कॉनोटेशन देता है, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज है, आपको 11 फंडामेंटल ड्यूटीज याद होनी चाहिए लाइन बाय लाइन, ठीक है। जैसे कुछ कोड भी बना सकते हैं आप, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए मैंने ऐसे कोड बनाया था ACUD करके। तो ए से था कि अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, हम संविधान से अबाइड करते हैं। और सी का था कि चेरिश द आइडियल्स, जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को इंस्पायर किया था। यू से था कि अपहोल्ड और नेशनल जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है एंड डिफेंड द कंट्री व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। तो इस तरह से आप कुछ कोड भी बना सकते हैं। 5वां वुमेन पे या रिलीजियस पे है, 6ठा कंपोजिट कल्चर है, 7वां इन्वायरमेंट को लेकर है, 8वां कॉम्पैशन है, 9वां में जो है हम देखते हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी और वायलेंस को लेकर है, 10वां में इंडिविजुअल कलेक्टिव स्पिरिट में हम आगे बढ़ते रहेंगे, 11वें में हर पेरेंट्स और गार्जियन की जिम्मेवारी है कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 साल के हैं वो भेजें। वो 86th अमेंडमेंट 2002 में वाजपेयी जी के टाइम में जोड़ा गया था। तो इस तरह से, और उसके तहत 45th अमेंडमेंट में भी बदलाव किया गया था। तो इस तरह से स्टोरी पूरी आपके दिमाग में बन जानी चाहिए। इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि प्रीलिम्स आपका छूटेगा। धन्यवाद।